वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे में। आज हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बेसिक फोर्सेस यानी फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, जो कि आपको मैं रिवाइज करा देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 4 टाइप्स के बेसिक फोर्सेस पढ़े थे। दैट फर्स्ट वन इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड वन इज़ आपका क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड थर्ड वन इज़ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड फोर्थ वन इज़ वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है एक्चुअल में ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, और जो सबसे वीक होता है नेचर में एक्चुअली ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इससे कहीं ना कहीं जेई या नीट में आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कई बार सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए आता है, कई बार वैल्यू आपको बताना होता है कि विच वन इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गर और लेस स्ट्रॉन्गर। ओके, सो लेट बी स्टार्ट आवर टुडेज क्लास नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। सो जनरली अगर आप बात करें तो आपने क्लास 9th में कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास पढ़ा होगा। तो अकॉर्डिंग टू सिमिलर थिंग्स देयर आर 4 अनदर कंजर्वेटिव लॉज। दीज आर द बेसिक इन नेचर। सो फर्स्ट वन इज द कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। Look at this is one first one is the law of conservation of charge. There is nothing between the conservation means the quantity will not change after the result of certain incidents. Okay, so the conservation law of charge, conservation law of energy, and conservation law of linear momentum, same things as the conservation law of angular momentum. Okay, so let me discuss about one by one. Okay, so here we talking about the conservative of charge. So if we talk about the conservation of charge, तो आपने conservation of energy पढ़ा होगा. So firstly we are discuss the conservation of energy. Okay, because we all are familiar from this one is. So firstly we are discuss about the law of conservation of energy. तो आपने पढ़ा होगा what is the conservation of energy. Energy neither be created nor be destroyed. ये आपने पढ़ा है कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि हम केवल इसको चेंज कर सकते हैं वन फॉर्म से लेकर अनदर फॉर्म में। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा, यहाँ पर आपको जो फिगर दिखा रखा था कि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है यहाँ पर ये तो आपने प्रोवाइड की इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें सेम आउटपुट नहीं मिला। बट यहाँ पर अगर हम एक्चुअली देखें तो कुछ बल्ब हीट भी प्रोड्यूस करता है और हमें लाइट देता है। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है। So electrical energy is equal to the what? Heat, and in the form of light. Clear? So that is a phenomena conservation of charge. So conservation of charge what says that कि energy neither be created nor be destroyed. Energy can be transformed from one form to another form. Clear है? या फिर कई बार हम जो स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि जो एनर्जी है एनर्जी ऑफ होल यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ये भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, होल यूनिवर्स इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि जो एनर्जी ऑलरेडी यूनिवर्स में है उसमें ना ही कोई इंक्रीमेंट होता है और ना ही उसमें कोई डिक्रीमेंट। केवल हम क्या करते हैं, कुछ एनर्जी को कुछ फॉर्म से कुछ फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दैट्स इट। क्लियर है? क्लियर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। तो सिमिलर चार्ज भी है। क्या है? स्टेट दैट चार्ज कैन मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बट कांट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉयड। सेम है कि या ना ही हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जब क्लास 12th में देखेंगे कि किस तरीके से हम चार्ज प्रोड्यूस करते हैं किसी बॉडी में, और कई सारे मेथड होते हैं। कंडक्शन होता है, इंडक्शन होता है, और बाई रबिंग होता है, फ्रिक्शन। इस तरीके के मेथड्स की वजह से हम चार्ज को क्रिएट करते हैं। बट क्रिएट करने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी तरफ से बना रहे हैं ना, हम एक बॉडी से जो चार्ज है, सपोज ये इस बॉडी में चार्ज है तो हम दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं।
चार्ज मीन्स नथिंग, जस्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही क्या है, चार्ज क्रिएट करता है। यानी कि हमने एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, मतलब हम चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं, क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या है। वैसे तो सिंपली आप लोग देख चुके हैं। व्हाट इज स्टेट्स दैट it's nothing states that charge can be transformed from one object to another but can't be created or destroyed. clear? अभी मैंने आपको बताया कि जैसे एक स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा था कि एनर्जी ऑफ द होल यूनिवर्स इज कांस्टेंट, वैसे ही यहां पर हम कहते हैं कि चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कांस्टेंट। वहां पर हमने यूनिवर्स यूज किया था क्योंकि यूनिवर्स भी यूज कर सकते हैं वहां पर और आइसोलेटेड सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, बट यहां पर हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम वर्ड यूज कर रहे हैं। आइसोलेटेड सिस्टम का मीन्स होता है कि ऐसा सिस्टम जिससे ना ही आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो, ना ही एनर्जी और ना ही आपका मास ट्रांसफर हो। ऐसे सिस्टम को कहते हैं नॉट एनर्जी नाइदर मास। ऐसे सिस्टम को आइसोलेट सिस्टम कहते हैं। और आइसोलेट सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, टोटल चार्ज जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है? सो दैट इज अनदर लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दोनों ही जो लॉज हैं आपके ये लगभग सेम है। क्लियर है? दोनों ही चार्ज कैसे हैं, लगभग सेम। ओके, क्लियर है? तो यहाँ तक आप सबका डाउट क्लियर हो गया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। चलिए हम लोग अगले अपने जो नेक्स्ट है, थर्ड वन इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम से पहले हम पहचान लेते हैं कि व्हाट इज द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एक्चुअली होता क्या है। तो लीनियर मोमेंटम इज नथिंग, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, P इज इक्वल टू mv। तो P इज व्हाट, लीनियर मोमेंटम, एंड m इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, v इज द वेलोसिटी। तो जब इस तरीके की हम बात करते हैं किसी बॉडी में, जब बॉडी को पर्टिकुलर वेलोसिटी से फेंका जाता है तो जो उसमें मोमेंटम उसके मास की वजह से आता है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम। ओके, चलिए तो बात करते हैं कि किस तरीके से ये कंजर्व रहता है। आइए देखिए कि यहाँ पर बात करते हैं कि जब दो बॉडीज़, यहाँ पर हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो बॉडीज़ कोई ना कोई दो बॉडीज़ आपस में टकराएंगी तो टोटल मोमेंटम की बात हो रही है। सपोज़ कि जैसे एक बॉडी जो है आपकी ये m1 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, और एक बॉडी है m2, उसकी वेलोसिटी u2 है। ये आपस में टकरा रही हैं। यानी कि अभी पहले हम बात कर रहे हैं बिफोर कोलिजन, यानी कि अभी m1 है इसका मास और u1 वेलोसिटी, इसका मास m2 है और u2 है वेलोसिटी। बट ये हम बात कर रहे हैं कोलिजन, अभी ये टकराई नहीं। कोलिजन का मतलब होता है टकराना। अब जैसे ही आपस में टकराई तो उसके बाद क्या हुआ, मास तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन देखिए फर्स्ट वाले की बॉडी जो थी उसका स्पीड हो गया यानी वेलोसिटी हो गया v1, और जो सेकेंड बॉडी थी उसका जो वेलोसिटी हो गया वो v2। तो यहाँ पर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो बॉडी का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, तो यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा आपको बिफोर कोलिजन क्या है। यहाँ पर देखिए बिफोर कोलिजन क्या है, m1 u1। तो देखिए अभी मैंने बताया था आपको मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम क्या होगा, इस वाली बॉडी का m1 और u1 हो जाएगा और इस बॉडी का क्या हो जाएगा, m2 u2। तो ये टोटल मोमेंटम की बात कर रहे हैं बिफोर कोलिजन। इस बॉडी का और इस बॉडी का भी टोटल क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो। चलिए ऐड कर दिया तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल का मतलब ऐड कर देना। तो m1 u1 प्लस m2। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड, जब टकरा चुकी हैं तो यहाँ हो गया m1 v1 और ये हो गया m2 v2। अब इनका टोटल, तो भाई इनका टोटल देख लेते हैं। तो इनका टोटल क्या हो जाएगा, m2 u2 m1 v1
प्लस m2v2। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो मोमेंटम है आपका बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो सेम हो जाएगा। तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की ये मोमेंटम और ये मोमेंटम टोटल सेम रहेगा, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। यही है आपका लॉ ऑफ, क्या कहते हैं इसको, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे डायग्राम से ही देखिए कि इफ टू बॉडीज आर कोलाइड, डायग्राम में देखिए इफ टू बॉडीज आर कोलाइड, इफ टू और मोर देन टू बॉडीज, केवल दो के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा, दो से ज़्यादा के लिए भी। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ टू और मोर देन टू बॉडीज collide and there will be no external force and there will be no external force। तो अगर वहां हमारे पास क्या है, दो बॉडी कोलाइड हो रही हैं, दो या दो से ज्यादा, और वहां पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो क्या होगा कि नेट मोमेंटम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्लियर है? नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट। क्लियर है? चलिए, तो आई थिंक सभी को समझ में आया होगा कि व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ। क्लियर है ना? आप सभी को आई थिंक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और चलिए हम लोग लास्ट की बात करते हैं। यहाँ पर लास्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम भी आपका सेम है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है? सिमिलर, जैसे लीनियर मोमेंटम क्या था आपका, लीनियर मोमेंटम हम लोगों ने पढ़ा था P इज इक्वल टू mv, ऐसे ही एंगुलर होता है आपका L इक्वल टू पी आर। P क्या है? लीनियर मोमेंटम। R क्या है? रेडियस। एंगुलर का मतलब हो जाता है कि किसी रोटेशनल मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। जब किसी रोटेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर रेडियस आ जाता है। सपोज ये है आपका एक सेंटर और यहाँ पर इस तरीके से एंगुलर लीनियर मोमेंटम लग रहा है P और ये रेडियस है R, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो P इंटू आर। सो दैट इज अ लीनियर मोमेंटम। ओके, चलिए तो हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है? सेम है। देखिए स्टेटमेंट देखिए, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। तो ये टॉर्क क्या है? टॉर्क का मतलब होता है कि एक ऐसा फोर्स जो किसी रोटेशनल के लिए लगाते हैं। जैसे सपोज ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कोई कैप है सपोज, तो कैप को खोलने के लिए हम इस तरीके का फोर्स लगाते हैं। आप जो हाथ से कैप को खोलने के लिए जिस तरीके का फोर्स लगाते हैं उसको हम टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क में ये फोर्स है, ये सेंटर है और सेंटर से ये रेडियस है, तो ये फोर्स इंटू रेडियस ये टॉर्क हो जाएगा। टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं F इंटू आर। यहाँ पर हम अभी जो भी चीज़ें बता रहे हैं स्केलर में बता रहे हैं, वेक्टर में कुछ डिफरेंट टाइप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? एक्सटर्नल टॉर्क। तो याद रखिएगा कि जब हम लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे तो क्या आएगा? एक्सटर्नल फोर्स, और जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो क्या आएगा? एक्सटर्नल टॉर्क। तो वही वर्ड यहाँ पर यूज़ हो रहा है कि एक्सटर्नल टॉर्क जब नहीं होगा किसी बॉडी पे तो क्या होगा? नेट रिजल्टेंट जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। तो एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो इस तरीके का एग्जांपल देखने को मिलता है हम लोगों को कि जब कोई डांसर जो सर्कस में होते हैं, जब वो डांस कर रहे होते हैं बढ़िया से किसी
प्लेट पर या रोटेशनल बॉडी पे, तो पहले तो हाथ खोल कर बहुत तेज़ नाचते रहते हैं और एट द एंड ऑफ क्या करते हैं, वो अपने हाथ को बिल्कुल क्लोज कर लेते हैं, तो उससे उनको एंगुलर वेलोसिटी और तेज़ मिलती, बहुत ज़्यादा मिलती। कैसे मिलती है वो देखते हैं हम लोग। तो L इक्वल टू क्या होता है आपका, L इक्वल टू क्या होता है, mv। तो L क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, और L कांस्टेंट है तो mv/r क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है कि अब देखिए जो आपके पास निकल के आ रहा है टर्म, वो mv क्या होता है आपका, पता ही है आपको, 1/r। mv क्या है, मोमेंटम है, तो p इज इक्वल टू 1/r। तो जितना ज़्यादा रेडियस होगा मोमेंटम उतना कम मिलेगा। इस वजह से क्या करते हैं यहाँ पर हम इसको रेडियस को कम कर लेते हैं। हाथों को जैसे ही पास करते हैं तो रेडियस को कम करते हैं, तो मोमेंटम आपका बढ़ जाता है। लीनियर मोमेंटम की वजह से आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है। तो आई होप आज हम लोगों ने 4 ये लॉज कवर किए हैं। आई थिंक आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जो भी डाउट है आप कमेंट्स में लिखेंगे तो आपका डाउट्स क्लियर होंगे। और जो भी दिक्कत हो रही है आपको, आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं। कोई इशू हो तो आप मुझसे कॉल भी कर सकते हैं। जय हिंद, टेक केयर।